नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है। बीजेपी की लिस्ट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कई पुराने चेहरों का टिकट भी कटना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। पहले चरण में 10 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिम यूपी में वोटिंग होगी, यानी वोट डाले जाएंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। आपको बता दें कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। नाम का ऐलान हो चुका है। आरएलडी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो चुका है। बीएसपी, कांग्रेस, कई लोगों के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पहली लिस्ट जारी करेगी। और सबसे अहम चीज, कई नए चेहरे आपको मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। उनको टिकट मिलेगा और कई पुराने चेहरों को टिकट नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, उनके टिकट काटे जाएंगे। जैसी चर्चा शुरुआत से ही चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीलेश, आज बड़ी खबर आज की सुबह की यही है कि आज जो है अब बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट में क्या नया देखने को मिल सकता है? देखिए आशीष, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में इस बैठक को पूरी तरीके से देखा गया। उम्मीदवारों का चयन किया गया। खासतौर पर अगर हम प्रथम चरण के चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, और पश्चिमी यूपी से इस प्रथम चरण के चुनाव का ऐलान हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कुछ उनके पुराने चेहरे हैं उनको उनमें बदलाव करेगी और कुछ नए चेहरों को इस बार पश्चिमी यूपी से टिकट दे सकती है, ताकि वहां पर 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2017 में जिस तरीके से 51 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर जीती थी, इस बार वो बदलाव करके फिर से उस आंकड़े को आगे बढ़ाना चाहती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन की जो सीटों का ऐलान किया, उसमें 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उसके अलावा 5 जाट उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को शामिल करेगी, ताकि जो पश्चिमी यूपी का इलाका है जहां पर पहले चरण में ही मतदान होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हों वो बेहतर प्रदर्शन करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहे। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा जब जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था तो वो काफी नाराज दिखे। तो उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके टिकट का चयन किया जाएगा। जो गैर परफॉर्मेंस वाले विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो उम्रदराज विधायक होंगे उनको भी इस बार सूची से बाहर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं को देखें तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी होने वाली है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नीलेश, एक बड़ा बदलाव, एक जो बड़ा बदलाव की आप बात कर रहे हो, बड़ी चीज यह है कि जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने। सवाल मेरा सीधा यही है क्योंकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। क्या इस बार, क्योंकि वोटों का गणित कुछ और कह रहा है, समीकरण कुछ और बन रहे हैं, पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, क्या एकाध नाम समुदाय विशेष से देखने को मिल सकते हैं पश्चिम यूपी में? देखिए बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत सोच विचार कर कदम उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी के किसान लामबंद होकर एक साथ किसानों के जो 3 बिल आए थे उनके विरोध में कई महीनों तक बॉर्डर पर बैठे रहे, उसको देखते हुए हालांकि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों बिलों को वापस लिया था। उसके बाद किसानों को उन्होंने संबोधित किया था, साफ तौर पे कहा था कि 3 बिल जो आए थे वो किसानों के हित में है और जनता को हम समझाने में विफल रहे, इसलिए हम इन बिलों को वापस लेते हैं। कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी अभी तमाम किसान वहाँ के हैं जो अभी भी नाराज दिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि पार्टी का दावा है कि किसानों को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में काम करने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि कहीं ना कहीं
किसानों के कोई बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है, या फिर किसान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा सक्रिय किसान नेता रहा हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, जाट समुदाय का हो, या फिर दूसरे बिरादरी से आता हो, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देगी इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो इस समय माहौल बना हुआ है, तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अंदर आने से मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी जो कि आरएलडी से वहां पर लगातार सक्रिय रहे हैं और समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, अगर जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में इस बार टक्कर देनी है तो जो जाहिर सी बात है कि समुदाय विशेष के व्यक्ति को भी आपको वहां पर टिकट देना पड़ सकता है। उसके अलावा जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, नेता थे, उनको तवज्जो मिलना इस बार लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो पश्चिमी यूपी में अपनी निगाहें बनाए हुए था कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। जाहिर तौर पर नीलेश, क्योंकि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जो मंथन चल रही है वो पश्चिम यूपी को लेकर ही चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसे कहां से उतारा जाए जो कड़ी टक्कर दे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को या जीत कराए। अब बने रहे हमारे साथ नीलेश, कुछ और खबरें उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी इस वक्त की एक बड़ी खबर देख लीजिए। दोपहर 12:30 बजे का उस समय जब सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज कुछ लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समय देखिए 12:30 बजे, यानी अब से 2-2.5 घंटे के बाद लखनऊ में सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कुछ एक और नाम आपको दिख जाएं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12:30 बजे सपा दफ्तर लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव, ये भी बड़ा सवाल है। कौन शामिल हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन लगातार अपना दम दिखा रही है समाजवादी पार्टी। तमाम बड़े नेताओं को लगातार सपा में शामिल कर बड़े बड़े दावे कर रही है समाजवादी पार्टी। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12:30 बजे। नीलेश हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स के साथ बने हुए। नीलेश, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की किन मायनों में अहम मानी जाए? देखिए आशीष, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में सेंध लगाने में सफल दिखाई पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, उनके अलावा 1 दर्जन विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कल जब ये बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी में रखा गया था, उस दौरान ये कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा विधायकों को सेंध लगाकर समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। आज अखिलेश यादव 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ और दलों के नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक तमाम जो रणनीति है वो उनकी दिखाई पड़ती है, क्योंकि मुलायम सिंह की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह पिछले कई दिनों से एक्टिव हैं। उसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव एक के बाद एक तमाम दलों में सेंध लगाने में सफल दिखाई पड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह की जो राजनीतिक समझ है उससे हर कोई वाकिफ है। अगर पिछले 3 दिनों से एक्टिव है, लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में और तमाम बड़े नेता अपने अपने दलों को छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं। आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तमाम सिक्के जो है वो सामने आ जाएंगे कि कौन कौन नेता हैं जो अपने दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वही एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने रहेगी कि दूसरे दलों को छोड़कर आने वाले जो नेता हैं उनको टिकट कहां से दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के पास पहले से ही अपने उम्मीदवार थे। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, उसके अलावा 12 अन्य विधायक वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में क्या अंदर खाने समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें भी कुछ सुगबुगाहट देखी जा सकती है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम ले। तो ये तमाम बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। उसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल कहीं ना कहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल रैली का नाम दिया गया। उस रैली के अंदर देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, अखिलेश यादव ने भाषण दिया। उस दौरान देखा गया कि हजारों की तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, जिसने कोरोना
एडवाइजरी का पालन नहीं किया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी नुक्कड़ सभा, जनसभा, रैली का आयोजन 15 जनवरी तक नहीं हो सकता, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। उसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात करें तो दोनों की तरफ से आदेश जारी करके मुकदमा भी धारा 144 के उल्लंघन का, चुनाव आयोग के निर्देश के उल्लंघन का, उसके अलावा महामारी अधिनियम के तहत गौतमपल्ली थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो आज देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय में जब कोई बड़े नेता की या किसी विधायक की ज्वाइनिंग होती तो उस दौरान चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसका पालन होता है, धारा 144 का पालन होता है, उसके अलावा महामारी अधिनियम का पालन होता है, वहां पर दिखाई देता है या नहीं देता है, ये तस्वीरें 12:30 बजे साफ हो जाएंगी। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, तो लगातार हर कोई का प्रयास है कि कैसे भी करके अपने पार्टी के साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो 2022 में सत्ता में काबिज करने में कामयाब रह सके। तो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अखिलेश यादव की बात करें तो निरंतर वो तमाम नेताओं के संपर्क में है। आज हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम ले या फिर उनकी अखिलेश यादव से सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हो। तो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस समय बना हुआ है। ठीक, आप बने रहिए नीलेश, कुछ और खबरें हैं उसके बाद जुड़ता हूं मैं आपसे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर बहुत तेज है। आज रामवीर उपाध्याय भाजपा की सदस्यता लेंगे। जी हां, सपा में जाने की इनकी अटकलें थी, लेकिन आज बताया जा रहा कि ये भगवा चोला ओढ़ लेंगे। कल रामवीर उपाध्याय ने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था। दोपहर 2 बजे बीजेपी में रामवीर उपाध्याय शामिल हो जाएंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामवीर उपाध्याय से बात की थी। हाथरस के सादाबाद से विधायक हैं रामवीर उपाध्याय। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दल बदल की राजनीति बहुत तेज उत्तर प्रदेश में। और आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के दफ्तर में रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते नजर आएंगे। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की थी रामवीर उपाध्याय से, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि रामवीर उपाध्याय भी भेड़ चाल में चलेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। नीलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीलेश, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं रामवीर उपाध्याय के बारे में, क्या इससे जुड़ी इनपुट है आपके पास? देखिए आशीष, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कोई नया नहीं है। जब भी चुनाव का समय नजदीक आता है तो नेता दल बदलने के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाना उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं के लिए स्वाभाविक हो चुका है। क्योंकि जब एक दल उनको टिकट नहीं देता, उनको इसकी जानकारी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है टिकट ना मिलने की उम्मीद लेकर वो दूसरे खेमे में शामिल हो जाते हैं ताकि उनको वहां से टिकट मिल सके। रामवीर उपाध्याय की बात की जाए तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थामने का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो उनको उम्मीद रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। रामवीर उपाध्याय की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, मायावती के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में आज मायावती का जन्मदिन है, उससे पहले रामवीर उपाध्याय ने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा है। उसके अलावा समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। तो देखना होगा कि उनके शामिल होने से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। नीलेश, बड़ी चीज ये कि रामवीर उपाध्याय एक बड़ा नाम है, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, बीएसपी के बड़े नेता हैं। चूंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो इस दल बदल की राजनीति में जो एज समाजवादी पार्टी को मिली थी उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामवीर उपाध्याय कितने अहम होंगे मौजूदा वक्त में? देखिए, अगर रामवीर उपाध्याय की बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, वहीं अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी में रामवीर उपाध्याय का अपना एक कद है, अपना एक अलग वोट बैंक है और मायावती के करीबी माने जाते थे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के खेमे में सेंध लगाने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर। उसके अलावा एक एमएलसी है जो समाजवादी पार्टी के हैं, सूत्र बताते हैं कि वो भी आज सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने का काम लगातार पार्टियां कर रही हैं। अब देखना होगा कि रामवीर उपाध्याय जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे तो उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के और कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और कितना ज्यादा प्रभाव 2022 के जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें वो डाल पाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रामवीर उपाध्याय के आने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मजबूत दिखाई पड़ेगी। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और बड़ी खबरें हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। बाबा गोरक्षनाथ को सीएम ने खिचड़ी चढ़ाई है और उसी तरीके का कुछ कार्यक्रम देखने को मिला जो हर वर्ष देखने को मिलता है। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा गोरक्षनाथ को सीएम ने खिचड़ी चढ़ाई। जैसा कि आपको पता है कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और हर वर्ष बाबा गोरक्षनाथ को कुछ इसी तरीके से खिचड़ी चढ़ाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह सुबह 3:30-4 बजे उठना, गोरक्ष पीठ में जाना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना और खिचड़ी चढ़ाना, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व गोरखपुर में मौजूद हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका निभाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिरपरिचित अंदाज में जब वो मंदिर में रहते हैं तो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। और आज मकर संक्रांति का पर्व है तो बाबा गोरक्षनाथ को सीएम ने खिचड़ी चढ़ाई है। पूरे पूर्वांचल में विशेष तौर पर खिचड़ी का विशेष महत्व है। और इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा शिवावतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहां पर भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में मकर संक्रांति के इस पर्व का अपना महत्व है। जगत पिता सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व देश के अलग अलग भागों में, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े होते हैं। खासतौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। चलिए बढ़ते आगे। तो अब बात चुनावी रैलियों से पहले यूपी में कोरोना विस्फोट की करते हैं। दरअसल आज निर्वाचन आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली रोड शो पर लगाए बैन का रिव्यू करेगा, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। शुक्रवार को एक ही दिन में यहां रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। बीते 6 दिनों में 70,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 382% तक बढ़े हैं। डेली एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो 200% से ज्यादा का इसमें इजाफा देखने को मिला है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि वेस्ट यूपी में फर्स्ट फेज में जिन 11 जिलों में चुनाव होने हैं वहां के 7 जिले में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। विशेष तौर पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जिलों में 40,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि यूपी चुनाव में इस बार जनसभाओं की अनुमति मिल पाएगी।
आज जब चुनाव आयोग इलेक्शन कैंपेन के तौर तरीकों पर फैसला लेने के लिए बैठेगा तो सियासी पार्टियों को बड़ी रैलियों और रोड शो की अनुमति देना आसान नहीं होगा। यदि अनुमति मिलती है तो चुनावी रैलियां ही कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन जाएंगी। ये निश्चित तौर पर आयोग यह नहीं चाहेगा। यही कारण है कि बार पहली दफा यूपी में चुनाव प्रचार वर्चुअल मोड में ही होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। लखनऊ से आ रही है। 2500 यानी 2500 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल सपा की वर्चुअल रैली में लोगों का हजूम जुटा था। रैली में कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौतमपल्ली थाने के उप निरीक्षक ने यह तहरीर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। करीबन 2500 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता शामिल, जिनके ऊपर महामारी एक्ट से लेकर धारा 144 के उल्लंघन से लेकर धारा 188 तमाम ऐसे मुकदमे आईपीसी के दर्ज हुए इनके ऊपर, और इनके ऊपर कार्रवाई होगी अब, क्योंकि कल वर्चुअल रैली के नाम पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े थे। बैनर पर लिखा गया वर्चुअल रैली, लेकिन वहां पर मौजूदगी 2500 से 3000 लोगों की। एक दूसरे को पगड़ी पहनाई गई, अपना शक्ति प्रदर्शन किया अखिलेश यादव ने, लेकिन कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। और बड़ी चीज ये कि अनुमति तक नहीं ली गई थी इस सभा की। नीलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीलेश, देखिए कल की जो तस्वीरें हमने देखी और जो हमने अब से कुछ सेकंड्स पहले कोरोना के आंकड़े दिखाए वो डराने वाले हैं। क्या कार्रवाई हो सकती है इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर? क्या हलचल है ब्यूरोक्रेसी में? देखिए आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था, हालांकि वर्चुअल रैली ना होकर वो एक नुक्कड़ सभा कह सकते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। खुद अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, उसके अलावा दारा सिंह चौहान और जो सपा की सदस्यता लेने वाले विधायक थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। कहा जा सकता है कि कोविड एडवाइजरी का उल्लंघन भी किया गया, धारा 144 का उल्लंघन किया गया। उसके अलावा चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगाई थी कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई नुक्कड़ सभा, जनसभा, रैली, उसके अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जाएगा जिसमें कोरोना का खतरा फैलने की संभावना हो। कहीं ना कहीं कल जब ये बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय में हो, उसके बाद लखनऊ के जो डीएम है अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने पहले से ही कुछ टीमें वहां पर लगाई थी जो निगरानी कर रही थी कि आखिर कितनी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जुड़ रहे हैं। हालांकि अभिषेक प्रकाश डीएम लखनऊ का दावा है कि उन्होंने वीडियोग्राफी कराई है। उस वीडियोग्राफी से पहचान करके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 2500 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं के ऊपर यह मुकदमा गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें महामारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, धारा 144 के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, चुनाव आयोग की एडवाइजरी का पालन न करने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी आदेश किया था कि इस तरीके की लापरवाही बरतने वाले लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर या पार्टी विशेष के ऊपर, या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा दल हो जो उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, नीलेश क्या परमिशन ली गई थी? क्या परमिशन ली गई थी सभा से पहले? ये भी बड़ी चीज है। अगर परमिशन ली गई थी तो क्या वर्चुअल रैली के नाम पर परमिशन ली गई थी? क्या इस बाबत क्या जानकारी है? देखिए, परमिशन तो नहीं ली गई थी जहां तक मेरी जानकारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यालय अपने आप में एक बड़ा और बृहद है, ऐसे में वहां पर लगातार नेताओं का आना जाना लगा रहता है। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल रैली का रूप दे दिया गया और देखा गया कि उस दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान और विधायकों के साथ जब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उनके साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा था, जिसके बाद वहां पर कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ी। पहले तो ये नहीं लगाए जा रहे थे कि हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो सपा कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग का समय नजदीक आया वैसे वैसे वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ गया। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास और गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं थी। तो ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सबको ख्याल रखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करें। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से महामारी का खतरा
खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश के अंदर दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल नीलेश, और बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग ने आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। जो बात आपने बताई कि ओमिक्रॉन किस हद तक फैल रहा है, 200-300% ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और अभी चुनाव होने बाकी हैं। जब लंबी लंबी कतारें लगेंगी, लोग वोट डालने जाएंगे, फैलेगा कोरोना, बहुत तेज फैलेगा। सभी को इसकी बात को ध्यान रखने की जरूरत है। नीलेश, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।